हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एयरप्लाइट चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम गुरु चाणक्य की नीतियों के बारे में समझते हैं। चलिए हम समझते हैं आज गुरु चाणक्य की नीतियों के बारे में। तो देखिए, हमने लिखा है गुरु चाणक्य। तो गुरु चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है कौटिल्य। इनका एक और नाम आता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य के तीन नामों से क्वेश्चन बनते हैं कि चाणक्य, दूसरा नाम है कौटिल्य और तीसरा है विष्णुगुप्त। तो आपको पता है कि जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो जो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। तो चाणक्य ने किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया? मगध का। मगध का जो शासक था घनानंद था और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो उसको हरा करके अपनी नीतियों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा बनाया। तो इसके बारे में ही समझते हैं कि किस प्रकार से गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने थे। तो चलिए अब समझते हैं हम एक ग्राफ से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम रफली भारत का नक्शा बनाते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो। चलिए ये अब तो यहाँ पर ये मगध का हिस्सा है, मगध, और यहाँ पर है गुजरात। इस टॉपिक में गुजरात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मुख्य फोकस रहेगा मगध, जो आज का बिहार है। आज का बिहार है। यहीं पर है पाटलिपुत्र यानी कि पटना। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे हम आज पटना कहते हैं। तो सन 326 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्मदिन से 326 वर्ष पहले मकदूनिया के शासक, आप इन बातों को समझते चलेंगे। मकदूनिया, मकदूनिया के शासक थे, मकदूनिया के शासक थे फिलिप। मकदूनिया के शासक थे फिलिप, और फिलिप का पुत्र था, फिलिप का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर। तो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र सिकंदर था, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं। तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व भारत पे आक्रमण किया। और सबसे पहले, ये आज का भारत का नक्शा है, उस समय ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का हिस्सा थे। तो यहाँ पर इतना जो एरिया है, इतना जो ये एरिया है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान, इस तरह से मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर था तक्षशिला। तक्षशिला, इन बातों को आप समझते चलेंगे। तो सबसे पहले उसने आक्रमण किया सिकंदर महान ने। सिकंदर महान ने यानी कि सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला पे आक्रमण किया। और तक्षशिला के उस समय राजा थे अम्बिक। यानी सबसे पहले उसने राजा अम्बिक को पराजित कर करके तक्षशिला अपने कब्जे में ले लिया, और वो उससे आगे बढ़ा और इस राजा अम्बिक से कहा कि तुम हमारी सहायता कीजिए। तो ये आगे बढ़ते हुए सिंध प्रांत के राजा, सिंध प्रांत के राजा थे पोरस। इसके बाद उसने आक्रमण किया सिंध प्रांत के राजा पोरस पे। तो और पोरस के साथ भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि सिंध प्रांत के जो राजा थे पोरस बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत अच्छी सेना थी। लेकिन राजा अम्बिक ने इसकी जो कुछ बातें थी, कुछ कमजोरियां थी, वो लीकी और सिकंदर को बताई। इस वजह से सिकंदर, सिंध प्रांत का जो राजा था पोरस, वो भी युद्ध में हार गया। और ये कहा जाता है कि पोरस को सिकंदर की सेना घोड़े से बहाते हुए और सिकंदर के दरबार में आई और घसीटते हुए
तब सिकंदर ने राजा पोरस से कहा कि यदि तुम हमसे माफ़ी मांग लो और अपनी माफ़ी को स्वीकार कर लो और तो हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से वंचित कर देंगे, मतलब ये तुम्हें मृत्यु नहीं देंगे। तो राजा पोरस ने कहा कि ऐसी जिंदगी से हमें कोई लाभ नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। तो ऐसा मानते हैं कि सिकंदर भी राजा पोरस से खुश हुआ था। तो उसने कहा था कि हम तुम्हें मृत्युदंड अब नहीं देंगे, तुम बस थोड़ा सा हमें काम करिए, हमारी हेल्प करिए। तो क्योंकि राजा पोरस हारे हुए राजा थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुछ इन्होंने हेल्प भी की, कुछ बताया भी था कि आपको किस तरह से आगे भारत में बढ़ना है। तो यहाँ का उसी समय मगध का राजा था धनानंद। मगध का राजा था धनानंद। धनानंद का बहुत बड़े क्षेत्र में भारत पे कब्जा था, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का था राजा धनानंद। ऐसा माना जाता है कि गंगा और यमुना का ये जो उपजाऊ जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना का जो विशाल मैदान है, ये बहुत ही उपजाऊ उस समय भी था और आज भी है। तो ये बहुत ही खुशहाल माना जाता था मगध का शासक, मगध का क्षेत्र। तो मगध का उस समय जो राजा था वो धनानंद था। ऐसा मानते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है कि धनानंद जो है दारू और शराब में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, तो वहाँ की जनता बहुत दुखी थी। तो इसलिए उसी समय राजा धनानंद को और गुरु चाणक्य समझाने के लिए आते हैं और दरबार में गुरु चाणक्य एक दिन धनानंद को समझाने लगते हैं और वो कहते हैं कि महाराज सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कर दिया है और वो कहाँ तक आ चुका है, सिंध प्रांत तक आ चुका है, और इसलिए आप युद्ध करने के लिए भी तैयार रहें, अपने होश में आ जाएं, इस दारू शराब को आप छोड़ दीजिए, नशे की आदत को छोड़ दीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि धनानंद को उसी समय गुस्सा आया, क्योंकि वो शराब में व्यस्त था। तो उसने कहा कि कौन है ये टकला, कौन है ये ब्राह्मण, इसे यहाँ से भगा दो। तो ऐसा कहा जाता है कि धनानंद ने गुरु चाणक्य की चुटिया पकड़ करके झकझोरते हुए अपने दरबार में घसीट दिया और उसकी जो चुटिया थी वो खुल गई थी। तो इतनी बेइज्जती हुई गुरु चाणक्य की, उसी समय गुरु चाणक्य ने संकल्प ले लिया कि मैं इस घनानंद को इसका बदला अवश्य दिलवाऊंगा। तो ऐसा कहते हैं घनानंद से ये कहा था उन्होंने कि घनानंद, मैं तुझे इसका बदला अवश्य लेके रहूंगा तुझसे मैं। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने क्या किया कि गुरु जो चाणक्य थे कुछ समय बाद यहाँ के बाद चले जाते हैं तक्षशिला। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने जब ये बात कही थी धनानंद से कि इसका बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा, तो उसी समय धनानंद ने क्या किया, अपने राज दरबारियों से कहा कि इस चाणक्य को मौत की सजा सुना दिया जाए, इसको फांसी लगा दिया जाए। उसी समय एक 12 साल का लड़का था जो इनको किसी तरह से बचा करके लाया था। तो गुरु चाणक्य जो थे मगध से तक्षशिला आ जाते हैं और वो तक्षशिला में एक प्रोफेसर थे। तो तक्षशिला में क्या था, तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। तो उसी विश्वविद्यालय में गुरु जो चाणक्य थे एक प्रोफेसर थे, तो वो तक्षशिला में आ जाते हैं और यहीं से अपनी राजनीति, अपनी रणनीति चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गुरु चाणक्य ने अपने जो प्रिय शिष्य थे अपने जो प्रिय शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे कहा मैं तुम्हें मगध का राजा बनाऊंगा, तुम मेरे कहे अनुसार कार्य करते चलिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि तुम्हें इस सिकंदर को वापस करना होगा कि ये भारत में एंट्री ना करे, भारत में ना आए। इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने और गुरु चाणक्य ने कुछ रणनीति चलना स्टार्ट कर दी और गुरु चाणक्य ने सिकंदर महान से कहा कि आप यदि भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में अब आगे जाकर के आक्रमण करते हैं, तो क्योंकि भारत देवी भूमि है, देवताओं की जमीन है, देवताओं की भूमि है, इसलिए आपकी जो सेना है वो मर जाएगी, वो बीमार पड़ जाएगी। तो इस बात का सिकंदर महान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो फिर क्या किया कि सिकंदर महान अब युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। तो इसी समय
गुरु चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से, आप ऐसा करिए कि सिकंदर महान की जो सेना है उसमें एंट्री कर जाइए। तो उसने ऐसा ही किया कि सिकंदर महान का जो एक सैनिक था, वो जैसे उस समय क्या था कि नदियों में पानी पीने के लिए आया करते थे, तो एक सैनिक को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य उसकी वर्दी पहन करके सिकंदर महान की सेना में घुस गया और उसी वहां पर रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपना काम जो बताया था गुरु चाणक्य ने वो करना शुरू कर दिया। तो वो कार्य क्या था कि उसने अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दी पूरी सेना के अंदर कि यदि आप यहाँ पे एक ब्यास नदी है पंजाब के अंदर में, यदि आप इस ब्यास नदी को पार करके जाते हैं तो आपकी जो आप अंधे हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप और कोई बीमारी बन सकती है, आप मर भी सकते हैं। तो इस तरह से वो सेना में अफवाह फैलाने लगा, लेकिन इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसने दूसरा काम स्टार्ट किया। उसने उनकी जो सेना में जो जो कार्य कर रहे थे उनमें जैसे खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं तो उनके साथ मिल गया वो और खाने में जहर मिलाने लगा। जहर भी ऐसा था कि आज खाओ 3 या 4 दिन बाद उसका असर पड़े, या कुछ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। कुछ जहर ऐसे भी थे कि उसका प्रभाव 1 महीने बाद दिख रहा था। तो उसने जहर मिलाना स्टार्ट कर दिया और जैसे मान लीजिए उसने 5 लोगों के 5 जो सैनिक थे, 5 सैनिक जो थे उनके खाने में जहर मिलाया और उन्हीं को ले गया ब्यास नदी के तट पर, ब्यास नदी को घुमा करके लाया। और क्योंकि उनके खाने में जहर है तो ये पता ही है कि उनको कुछ न कुछ परेशानी होने वाली है। तो 2-4 दिन बाद जैसे ही उनको परेशानी हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य कहने लगा कि देख लीजिए ये ब्यास नदी पर गए थे इसलिए अंधे हो गए, इसलिए बहरे हो गए, इसलिए पागल हो गए। इस तरह से उन्होंने ये रणनीति पूरी चलना स्टार्ट कर दी और इतना भयावह डर पैदा हो गया सेना में कि जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार करने के लिए तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था। तो ब्यास नदी को तैर करके घुस करके जाना था, इसलिए सेना तैयार नहीं हुई। एक तो कारण ये था कि एक अफवाह ऐसी फैल गई कि उनके आगे जाएंगे तो मर जाएंगे या अंधे हो जाएंगे, तो ऐसी लड़ाई से फायदा क्या है। तो सेना में आक्रोश पैदा हो गया और राजा के खिलाफ हो गए कि हम नहीं लड़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इस बात को फैलाने में पूरी तरह से सफल रहा और जो सेना में आक्रोश पैदा होता चला गया। तो फिर सिकंदर ने भी कहा कि अब यहाँ पर हमें वापस जाना ही पड़ेगा। तो सिकंदर का उस समय एक सेनापति था और उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने भी कहा, सिकंदर महान से कहा कि महाराज यहाँ पे कोई देवी या कोई प्रकोप ऐसा नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे कि सेना बीमार पड़े, ये एक अफवाह है। तो आप युद्ध करिए और आगे बढ़िए। लेकिन सिकंदर महान के आगे इसकी भी नहीं चली, क्योंकि पूरी सेना ही संतुष्ट नहीं थी, इसलिए ये यहाँ से वापस लौटने लगते हैं। तो सिकंदर महान यहाँ से वापस लौटने की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चाणक्य ने एक बात और कही थी, तो पूरी सेना में और सिकंदर महान को ये बता दिया था कि यहाँ पे जो मगध का राजा है धनानंद, बहुत ही शक्तिशाली राजा है, इसके पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, जबकि सिकंदर के पास घोड़ों की सेना थी। तो लड़ाई और युद्ध में ऊंचाई का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए हाथियों की सेना के सामने घोड़ों की सेना कमजोर पड़ जाती। तो इसलिए इसने सिकंदर महान ने क्या किया कि हमारी घोड़ों की सेना है और इनकी हाथियों की सेना है, तो शायद हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से 326 ईसा पूर्व ये भारत पे आते हैं आक्रमण करने के लिए। 3 साल तक इन्होंने युद्ध लड़ा और 323 ईसा पूर्व ये भारत से वापस लौटने लगते हैं। 323 ईसा पूर्व भारत से वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पे इसने 2 युद्ध लड़े थे, तक्षशिला में राजा आम्बिक के साथ, दूसरा युद्ध सिंध प्रांत के राजा पोरस के साथ। यही जो पोरस के साथ का युद्ध है वो हाइडेस्पीच का युद्ध कहलाता है। तो ये युद्ध है
वो हार्ड स्पीच का युद्ध कहलाता है। तो अब देखिए, जैसे ही सिकंदर महान यहाँ से लौट जाता है और लौट कर ये कहाँ गया, बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व लौट करके बेबीलोन चला जाता है, जो कि उधर ईरान का हिस्सा है, ईरान में है बेबीलोन। वहां पे चला जा करके इसकी सिकंदर महान की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर महान मर जाता है बेबीलोन में, तो उस समय क्या था, तो इसका सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर पूरी सेना का राजा बन जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर को पता थी कि भारत में कोई जादू टोना नहीं है, तो इसने क्या सोचा कि अब मैं राजा बन गया हूँ और मुझे पहले से ये पता भी है कि वहां पे कोई भी देवी प्रकोप नहीं है, तो चलिए द्वारा से युद्ध करते हैं। तो उस समय गुरु चाणक्य ने ये बताया था कि मगध का जो राजा है धनानंद, इसके पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, तो इसने भी अपनी हाथियों की सेना को तैयार करके तब वहां द्वारा से लौट करके आ रहा था। तो द्वारा जब तक लौट कर आया तब तक, क्योंकि जैसे ही ये लौटा तो गुरु चाणक्य ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया मगध के ऊपर और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लिए तैयार कर रखा था। तो मगध के राजा जो धनानंद थे, बहुत ही दारू शराब इस तरह के नशेबाजी में व्यस्त थे, तो यहाँ की जनता बहुत ज्यादा दुखी थी और इसके पास के जो बहुत छोटे छोटे जो राजा थे वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे। तो गुरु चाणक्य ने क्या किया, तो छोटे छोटे राजा थे उनको इकट्ठा किया और चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लिए तैयार किया और सबको इस तरह से तैयार करके धनानंद को पराजित कर करके इसको मृत्यु की घाट उतार दिया और मगध का राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब तक सेल्यूकस निकेटर वापस लौट करके आया तब तक मगध का राजा धनानंद नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका था। तो अब इसने यहाँ पर आक्रमण किया। तो इसके पास बहुत बड़ी, सेल्यूकस निकेटर के पास भी बहुत बड़ी हाथियों की सेना थी, क्योंकि इसको पता था कि मगध के राजा के पास हाथियों की सेना है, हाथियों की सेना है। तो वो हाथियों को लेकर के अपनी सेना में हाथियों को लेकर के आया था। तो यहाँ पर गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि हम सेल्यूकस निकेटर से इतनी आसानी के साथ नहीं जीत सकते, हम एक रणनीति चलते हैं, उसके अनुसार ही जीत पाएंगे। तो चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक रणनीति बनाई और उनसे कहा, क्योंकि इसके पास हाथियों की सेना है और हाथी पानी में या चिपचिपे में या दलदल में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हाथियों का वजन ही बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बरसात के मौसम में सही से चल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने, गुरु चाणक्य ने इनसे कहा चंद्रगुप्त मौर्य से, ऐसा करिए कि जब तक बरसात आती है तब तक इस सेल्यूकस निकेटर से, यहाँ पे जो पहाड़ी वाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में या पहाड़ों में छुप करके इससे युद्ध करिए। तो कुछ महीनों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने छुप करके युद्ध किया, छुप करके सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करता रहा। जैसे ही बरसात का समय आया और ये आमने सामने आ गए युद्ध करने के लिए, तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर घोड़ों की सेना बना ली। यही रणनीति थी युद्ध में हराने की। चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य ने क्या किया कि घोड़ों की सेना बना ली। घोड़े तो दौड़ सकते हैं लेकिन बरसात में हाथी नहीं दौड़ सकते। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच भयावह युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को मारने ही वाला था। यदि 1-2 दिन और युद्ध चलता तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को मार देता। तो उसी समय सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी जो लड़की थी, सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी हेलेना, अपनी लड़की को युद्ध में आगे कर दिया और हेलेना ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना को भी पराजित कर दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना को मारा नहीं और सेल्यूकस निकेटर से कहा कि अपनी जो लड़की है हेलेना, इसकी शादी
हमसे कर दीजिए, यानी कि शादी का प्रस्ताव रख दिया हेलेना का। तो सेल्यूकस निकेटर ने इसे स्वीकार कर लिया और हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। इस प्रकार दोनों ही जिनमें युद्ध हो रहा था वो दोनों रिश्तेदार हो गए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था वहां पर, तो उसने अपना लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। तो यहाँ पर हमने कई पॉइंट समझे हैं, कई पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य, और दूसरा क्या नाम है, विष्णुगुप्त है। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की है, तो वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक का किससे संबंध है, इसका संबंध है राजनीति से। राजनीति से इसका संबंध राजनीति से है, मतलब यह रणनीति बताई गई है कि युद्ध में दूसरे को कैसे पराजित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, चाणक्य की है, इसका संबंध किससे है, राजनीति से है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि सिकंदर महान कहाँ का राजा था, कि वो था सिकंदर महान मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था और 326 ईस्वी में उसने आक्रमण किया। सबसे पहले उसने तक्षशिला में आक्रमण किया, राजा अम्बिक को हराया। उसके बाद सिंध के राजा थे पोरस, उनको भी हराया। और ये सिंध के जो राजा पोरस थे और सिकंदर महान के बीच जो युद्ध हुआ था वो हाइडेस्पीच का युद्ध कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर मगध का जो राजा था वो धनानंद था। धनानंद ने गुरु चाणक्य की चुटिया को पकड़ करके उखाड़ दिया था और उनकी चुटिया खुल गई थी। तो उसी समय गुरु चाणक्य ने वचन लिया था कि मैं अपनी चुटिया तब तक नहीं मानूंगा जब तक इस धनानंद को पराजित नहीं कर देता, यानी इसको अच्छी तरह से मौत के घाट नहीं उतार देता। तो उसके बाद यहाँ पे युद्ध हुई और वो आ जाता है तक्षशिला में आकर के। तक्षशिला में आकर के अपने जो सबसे प्रिय शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके सबसे प्रिय जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ रहता है, उसके साथ रणनीति तैयार करता है। तो उसका पहला काम यह था कि सिकंदर महान को यहाँ से वापस किया जाए, क्योंकि उसे बदला लेना था, इससे धनानंद से। तो उनकी रणनीति कामयाब हुई और उन्होंने सिकंदर महान को वापस किया। फिर उसके बाद उसने मगध पर आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से और चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का शासक बनाया धनानंद को पराजित करके। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना और चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री बने, तो या सलाहकार बने। तो ये कहा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुरु चाणक्य ही थे, गुरु चाणक्य ही थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने समझा कि गुरु चाणक्य की रणनीतियों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।